Assalamu alaikum. My name is Ahmed Ali Naqvi, and you are watching World Times Institute's YouTube channel. आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो CSS का रिसेंटली करंट अफेयर्स का पेपर आया, उस पेपर के वजह से हम अपना इनपुट जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा. इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि जो डिफरेंट क्वेश्चंस आए हैं, 7 क्वेश्चंस हैं, उनमें से ऑब्वियसली डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट क्वेश्चंस चूज़ किए होंगे, बट वट एवर यू हैव चोज़न, या जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, दे शुड हैव एन आइडिया कि अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसके अंदर हम मतलब क्वेश्चन की जो वर्डिंग्स होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे किया जाता है, और फिर उसके जो आंसर्स के की इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और उस आंसर के हवाले से जो रेलेवेंट मटेरियल होता है, जो स्ट्रक्चरिंग होती है, तो वो क्या चीज़ें होती हैं उन पे हम बात करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इस पेपर को. और थोड़ी सी हम बात करेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अबाउट द नेचर ऑफ द क्वेश्चन पेपर एज अ होल. तो आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है. इस क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन तो 20 मार्क्स MCQs का है, उस पर तो हम बात नहीं करेंगे. ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 8 तक, ये 7 सवाल हैं, और इन 7 सवालों को अगर 1 बाय 1 हम डिस्कशन शुरू करें तो जो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपको क्वेश्चन नज़र आएगा जो बेसिकली पाकिस्तान टर्की के रिलेशनशिप के ऊपर है, और इस रिलेशनशिप के हवाले से 2 डायमेंशन जो हैं वो बात की गई हैं, आल्दो दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ. पहली डायमेंशन अगर हम क्वेश्चन को अगर आप रीड करें तो उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान टर्की के जो हिस्टोरिक रिलेशनशिप हैं दैट गो बियॉन्ड द एरियाज ऑफ सोशो इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एम्स. वो हिस्टोरिकल सेंस में हम उनको रिलेशनशिप को देखना है सिर्फ जाके, जो कि हिस्टोरिकल हैं, जो सिर्फ सोशो कल्चरल नहीं है और जो सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं है, बल्कि उससे भी बियॉन्ड करके हैं, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में. फिर दूसरा पार्ट में है एक्सप्लेन इट्स जियो पोलिटिकल रिपल इफेक्ट्स इन द हिमालयाज, इन द अरेबियन पेनिनसुला एंड द साउथ काकस रीजन. साउथ काकस रीजन, ये 3 रीजन्स हैं हिमालयाज, यानी ब्रॉडली हम बात करें तो साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में और इसके सराउंडिंग की बात की जा रही है. अरेबियन पेनिनसुला तो हम ऑलमोस्ट वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट की बात की जा रही है, और काकसियन जो साउथ काकसियन रीजन है जो ब्रॉडली टर्की से लेकर ऑनवर्ड्स रशिया तक का जो रीजन है, इस रीजन की बात की गई है. तो पहले पॉइंट के अंदर जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर उन्होंने बात की बायलैटरल रिलेशनशिप है, हिस्टोरिक पाकिस्तान टर्की बायलैटरल रिलेशनशिप, और उसके हवाले से हमने लिखा है कि जी दैट गो बियॉन्ड द एरियाज ऑफ सोशो इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रियम्स. ऑब्वियसली पाकिस्तान टर्की के रिलेशनशिप जो हैं वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप अगर आप मटेरियल सेंस में देखेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नज़र नहीं आएंगे, बट इन टर्म्स ऑफ द गुडविल दैट वी हैव टुवर्ड्स ईच अदर, in terms of the political support that both states have provided to each other for decades and decades, even during the Cold War and after the Cold War. In fact, अगर हम बात करें, Pakistan-Turkey relationships are one of the few relationships that are very consistent throughout their history of partnership. So from early 1950s, in fact, Turkey was the first state with which we have a defense agreement. टू डेट आज भी अगर हम बात करें तो हमारे जो डिफरेंट एग्रीमेंट्स हैं उनके साथ, तो एक ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ रिलेशनशिप है जो कि सिर्फ किसी एक फील्ड में नहीं है, किसी इकोनॉमिक फील्ड में नहीं है, सिर्फ स्ट्रेटेजिक में नहीं है, सिर्फ कल्चरल में नहीं है. इट ट्रांसेंड्स द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ रिलेशनशिप्स दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन स्टेट्स. तो एक तो उस हवाले से एक डिस्कशन हमने करनी है. सेकेंड पार्ट पे जो डिस्कशन है जिसके अंदर हम बात करनी होती है इसमें, वो है इस रिलेशनशिप का जो इम्पेक्ट्स हैं, या इस रिलेशनशिप की जो रिपल इफेक्ट मीन सिंपली कि हाउ इट इज़ सीन और हाउ इट इज़ फेल्ट इन दिस रीजन. साउथ एशियन रीजन में हिमालयाज से मतलब हिमालयाज के दोनों तरफ हैं, एक तरफ चाइना है, एक तरफ सेंट्रल एशिया है, एक तरफ साउथ एशिया है, उसकी बात की जा सकती है. और इसी तरीके से आप बात करेंगे उसकी मिडिल ईस्ट के अंदर, और तीसरा जो है वो साउथ जो काकेशियन रीजन है उसकी बात की जाएगी. तो हिमालयाज में बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान टर्की की रिलेशनशिप जो है अफगानिस्तान के वाले से बड़े इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टर्की और पाकिस्तान although have different interests in Afghanistan, but still we managed to collaborate with each other in Afghanistan. Turkey does not have very good relation with the Taliban government, which is a Pashtun dominated. Turkey has historically supported the Northern Alliance. Pakistan historically supported the Pashtun element in Afghanistan, and Taliban जो अफगान तालिबान हैं उनके हवाले से. तो बट डिस्पाइट दैट वी हैव बीन एंगेज्ड इन टॉक्स, इवन जब तालिबान गवर्नमेंट नहीं थी तो उस हवाले से पाकिस्तान टर्की और अफगानिस्तान का एक ट्राइलेटरल डायलॉग फोरम था जिस पे हमारी बात होती थी एक दूसरे के साथ. प्रेसिडेंशियल लेवल पे भी बात हुई, जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने से लेकर फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे भी बात हुई बाद में भी. तो एक टर्की का रोल रहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप के हवाले से. इसी तरीके से अगर हम चाइना की बात करें तो पाकिस्तान और टर्की का डायरेक्टली चाइना के साथ रिलेशनशिप जो है वो उस तरह से सिमिलर इंटरेस्ट नहीं है हमारे. टर्की हैज़ हिस्टोरिकली सपोर्टेड द
टर्किश ओरिजिन पीपल ओवर देयर, जो सिंकियांग के अंदर मुस्लिम हैं, दे आर टर्किश पीपल, दे आर टर्कमैन। तो अब चाइना की एक अपनी काउंटर इंसर्जेंसी और एक नेशनल एसिमिलेशन की कंपेन चल रही है सिंकियांग के अंदर, जो पाकिस्तान लार्जली सपोर्ट करता है चाइना को, लेकिन टर्की के अपने रिजर्वेशन हैं उस प्रोसेस के ऊपर। लेकिन हैविंग सेड दिस थिंग, जो पाकिस्तान है, इट इज़ ट्राइंग टू बी अ ब्रिज बिटवीन टर्की एंड चाइना इन दैट वे। तो पाकिस्तान टर्की की पार्टनरशिप कैन बी अ फ्रूटफुल थिंग फॉर रिलेशन विद चाइना। एंड साथ अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो इन साउथ एशिया इनफैक्ट अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में हमारा जो रिलेशनशिप डोमिनेट करते हैं वो इंडिया के साथ है, और इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप हमारे डोमिनेट करते हैं उस रिलेशनशिप में जो कोर इशू है वो कश्मीर का इशू है। एंड टर्की इज़ वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स दैट हैव एक्सप्रेसली, पब्लिकली एंड वेमेंटली सपोर्टेड पाकिस्तान पोजीशन इन कश्मीर, चाहे वो बायलैटरल प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे वो यूएन का प्लेटफॉर्म हो या इंटरनेशनल फोरम्स हो। टर्की हैज़ बीन स्टैंडिंग बिहाइंड पाकिस्तान, स्पेशली इन द रिसेंट ईयर्स, जब से तैयब अर्दवान प्रेसिडेंट हैं उस हवाले से। तो इसके इम्पैक्ट जो है हमने देखा उस हवाले से, जब तैयब अर्दवान ने लास्ट टाइम पाकिस्तान में बैठ के बात की थी कश्मीर के हवाले से, तो इंडिया के अंदर बाइकआउट टर्की की एक कैंपेन भी चलाई गई थी, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कैंपेन थी ये। बट टर्की हैज़ बीन नॉट केयरिंग अबाउट दोज थिंग्स एंड इट हैज़ बीन स्टैंडिंग बिहाइंड पाकिस्तान कोर इंटरेस्ट इन साउथ एशिया। तो कहीं ना कहीं पे टर्की, तो इस रीजन की बात करनी है। अरेबियन पेनिनसुला की बात करें तो पाकिस्तान टर्की रिलेशनशिप अगेन इट्स अ सोर्स ऑफ कंसर्न इन द अरेबियन पेनिनसुला, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द अरब स्टेट्स हैं दे डिड नॉट हैव एंड दे डू नॉट हैव हिस्टोरिकली गुड टाइज विद टर्की। एक अरब नॉन अरब का भी इशू है, एक हिस्ट्री का इशू है, ऑटोमन एम्पायर का इशू है, हिस्ट्री है उनकी। बट पाकिस्तान हैज़ गुड रिलेशन विद टर्की, वी हैव गुड रिलेशन विद अरब स्टेट्स, सऊदी अरेबिया एंड अदर स्टेट्स। तो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान टर्की रिलेशनशिप जो है इसको एक पॉजिटिव नज़र से नहीं देखा जाता मिडल ईस्ट के अंदर जाके, वेस्ट एशिया के अंदर जाके। और इसकी एक एग्जांपल भी हमने देखी जब पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया जब when they try to make a block of states that were willing to act against Islamophobia, तो हमें अरब स्टेट्स की तरफ से काफ़ी प्रेशर नजर आया पाकिस्तान के ऊपर। तो ये डिबेट इस हवाले से होगी। और जो साउथ का क्वेश्चन रीजन है, इसमें मेन जो डिबेट है बेसिकली वो जो डिबेट है वो आर्मेनिया अज़रबैजान के कॉन्टेक्स्ट में है, बिकॉज पाकिस्तान टर्की स्टूड बिहाइंड अज़रबैजान इन इट्स वॉर अगेंस्ट आर्मेनिया। तो उस हवाले से हमारा जो रिलेशनशिप है टर्की के साथ, बल्कि इनफैक्ट एक ट्राईलैटरल फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग भी हुई बिटवीन पाकिस्तान, टर्की एंड अज़रबैजान, जिसमें हमारे एक एनर्जी और मिलिट्री कोलैबोरेशन की बात की गई। तो ये सारे इम्पैक्ट्स जो हैं वो 3 रीजन में और उसके साथ एसोसिएटेड जो स्टेट्स हैं उस हवाले से डिस्कशन करनी बनती है। दिस सेकंड पार्ट शुड बी हाफ ऑफ द क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कॉप 27 की बात की गई, और इसका जो कॉप है इस हवाले से जो डिसीजन किए गए, वो पहला जुमला जो है वो जनरल डिस्कशन का जुमला है, जिसमें कहा गया कि जी पाकिस्तान के जो फ्लड्स आए और जो क्लाइमेट चेंज की डिबेट है उस हवाले से जो है वो डिस्कशन की गई और स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से डिस्कशन की गई। क्वेश्चन ये था कि किस तरीके से कॉप 27 जो है इट प्रोवाइड्स अ रोड मैप, दस रोड मैप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, टू फेस द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड प्रपोज मेजर्स फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन एंड द रिहेबिलिटेशन ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान में इनिशियल जब फ्लड्स थे तो ऑब्वियसली बात है अगस्त में जब फ्लड्स आए पाकिस्तान में, तो उसके हवाले से ये क्वेश्चन जो था उसको लिंक किया गया था कॉप 27 के साथ कि कॉप 27 ने उसके हवाले से पाकिस्तान के हवाले से क्या रोड मैप दिया है और उसकी डिबेट करनी है। अच्छा, अब कॉप 27 सिर्फ पाकिस्तान के बारे में नहीं था, इट इज़ एन एनुअल मीटिंग जो कि होती है सो जाके, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो ज़रूरी है कॉप 27 का फोरम है क्या जाके, और पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स भी आए वो भी एक बेसिक आइडिया लेना ज़रूरी है। एंड देन वन हैज़ टू गो और उसको देखना पड़ेगा कि जो कॉप 27 के अंदर पाकिस्तान स्पेसिफिक चीज़ें थी, 2-3 डेवलपमेंट जो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, उनमें से एक तो पाकिस्तान को एज एन एग्जाम्पल साइट किया गया, एज अ वार्निंग सिंबल के तौर पर बात की गई। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लॉस्ट एंड डैमेज फंड है जिसकी बात की गई कॉप 27 के अंदर, या क्लाइमेट जस्टिस की जो डिबेट की गई, और लॉस्ट एंड डैमेज फंड पे तो एक एग्रीमेंट भी हुआ, और उसी कॉप 27 के प्लेटफॉर्म पे ही जो पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स थे दे वर द कैटलाइजिंग फैक्टर्स जिन्होंने एक रोल प्ले किया इन डिटर्मिनिंग दिस डिसीजन, दिस आइडिया, दिस एग्रीमेंट कि जी देयर शुड बी अ लॉस एंड डैमेज फंड, ताकि वो स्टेट जो पाकिस्तान की तरह सफ़र कर रही हैं उनको किस तरीके से फाइनेंशियली कंपनसेट किया जाए, सो दैट दे कैन रीबिल्ड सस्टेनेबल काइंड ऑफ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें जो ज़्यादा सस्टेनेबल हो, क्लाइमेट रेजिस्टेंस हो, जो रेजिलियंट हो क्लाइमेट डिजास्टर्स के हवाले से जाकर। तो ये बेसिक डिस्कशन जो है वो उस हवाले से थी। और आल्सो जिसमें प्रपोजल दिए गए थे, जो डिसीजन हुए, कुछ प्रपोजल दिए गए, उस हवाले से जो डिस्कशन है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बनती है। तो ये कॉप 27 के पाकिस्तान स्पेसिफिक जो डायरेक्शन है उस पर बात करने वाला क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं जिसके अंदर लिखा हुआ है कि डिस्कस द कोर कॉजेज ऑफ द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन विच हैव कंसिडरेबल सोशियो इकोनॉमिक पोलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द वर्ल्ड। आसान लफ्ज़ों में रशिया ने क्यों इन्वेड किया यूक्रेन को, यू हैव टू राइट डिफरेंट
रीजंस वाई, और कोर का मतलब ये होता है जो मोस्ट डोमिनेंट हैं, जो आप कह सकते हैं जो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट काजेस हैं. देयर विल बी मेनी काजेस बट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट काजेस हैं आपके नज़दीक, एंड योर सिलेक्शन ऑफ व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. तो उसके ऊपर बात करनी थी. ऑब्वियसली बात है उसमें एक हिस्टोरिकल फैक्टर भी आएंगे, उसमें नेटो की बात भी आएगी, उसमें जोग्राफी का फैक्टर भी आएगा, उसके अंदर जो एथनिक लैंग्वेजेस हैं वो फैक्टर भी बनेगा, मिन्स्क एग्रीमेंट की बात आएगी उसमें जाके, और कहीं ना कहीं पे उसके अंदर वेस्ट का जो रोल है उसकी बात भी आएगी, और कुछ कॉल के नज़दीक जो टाइप ऑफ लीडरशिप दैट वी हैव इन रशिया, जो पुतिन की लीडरशिप है उसका एक रोल भी बहरहाल बनता है. तो डिफरेंट काजेज लिखने हैं इन्वेजन करने के यूक्रेन के, जिस जो जो यहाँ पे डिस्कस करने हैं. इसमें जब सिर्फ ये होता है कि जब आप काजेज लिखते हैं तो आपको उन काजेज को जस्टिफाई करना होता है विद सम काइंड ऑफ रेफरेंस, विद सम काइंड ऑफ एविडेंस या रिपोर्ट या कुछ, वो आप आंसर को वैल्यूएबल बनाने के लिए, अपने आर्गूमेंट के अंदर वेटेज ऐड करने के लिए. दूसरा पार्ट है एक्सप्लेन इट्स devastating impacts on Pakistan and its severe lesson for the country's survival. किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा पाकिस्तान के ऊपर. ऑब्वियसली बात है इसके कुछ फॉरेन पॉलिसी पे इम्पैक्ट पड़े हमें. अगेन वी वर प्रेशर टू साइड विद द वेस्ट ऑन दैट. पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या पड़े फॉरेन पॉलिसी के वाले से इसके, लेकिन ज़्यादा जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान पे वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं. और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स कुछ डायरेक्ट हैं जैसे वीट इम्पोर्ट की सूरत में, बट कुछ इनडायरेक्ट हैं जैसे जो एनर्जी प्राइसेस बनी और एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस डेवलप हुआ, उस हवाले से पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट्स पड़े हैं. और जो बच्चे पेपर दे रहे हैं दे शुड आल्सो नो कि जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम रशिया और पाकिस्तान में एक ऑयल के हवाले से भी एक एग्रीमेंट हुआ. तो कैसे वो जो इम्पैक्ट्स हैं वो न्यूट्रलाइज हुए किसी हद तक या हो सकते हैं फ्यूचर में बिकॉज ऑफ दिस न्यू ऑयल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन बोथ स्टेट्स. ये डिस्कशन करना भी जो है वो दिस शुड बी पार्ट ऑफ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 जो है दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन. क्वेश्चन 5 में कहा गया डिस्कस द प्रोजेक्ट आइडिया ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विच इज़ द ग्रेट लीप फॉरवर्ड ऑफ इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड. बड़ा अच्छा सवाल है, वर्डिंग बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और कॉम्प्लिकेट तो नहीं करती, मैं कहूँगा अपेरेंटली लगेगा कॉम्प्लिकेट करती है बट इट्स सिंपल. आसान लफ्ज़ों में वाई CPEC was proposed as a regional connectivity project when the world is moving towards a globalized world. जब एक ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तो रीजनल इंटीग्रेशन का आइडिया जो CPEC का है ये क्यों डेवलप हुआ, दैट्स द मेन आइडिया. सो कहीं ना कहीं पे इसमें ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ फिट इन होता है जाके. और ऑब्वियसली बात है जब हम आइडिया की बात करेंगे CPEC की तो हम इसको 3 लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं, फ्रॉम चाइनीज़ पर्सपेक्टिव, फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम द थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव एज वेल. थियोरेटिकल मतलब एक कंसेप्चुअल सेंस में कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो होती है REI का जो कॉन्सेप्ट है, हाउ CPEC जो है वो कम्प्लीमेंट्स दैट आइडिया एंड हाउ REI वर्क्स इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड. ये उस हवाले से हम डिफरेंट फैक्टर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान की वजह बात करें तो हमारा ये CPEC फोकस करता है जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फोकस करता है. फिर हमारे रीजनल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे नेबर में जो उस हवाले से हमें लिए एक टैपिंग ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है पाकिस्तान के लिए. चाइना के अपने रीजन्स हैं उनकी डिस्कशन करनी होती है यहाँ पे आके. बट पॉइंट ये समझना है कि CPEC को हमने सिर्फ पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं बट पाकिस्तान के वो इंटरेस्ट जो रीजनल में स्प्रेड करते हैं उसके ऊपर फोकस करना है. बट एट द सेम टाइम हमें ये देखना है कि ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रीजनलिज्म को प्रमोट करना ये क्लैश नहीं करता, ये रीजनलिज्म जो है इट सप्लीमेंट्स द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. तो ये थोड़ी सी डिबेट को इस तरह से बैलेंस करके लेके चलना. जो सेकंड पार्ट है उसका दैट इज एक्सप्लेन इट्स पोटेंशियल एडवांटेजेस, चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स. अच्छा, इस क्वेश्चन में डिफाइन नहीं किया गया एडवांटेजेस किसके लिए, तो ऑब्वियसली बात है हम फिर दोनों सेंस में देखेंगे. व्हाट आर द एडवांटेजेस टू चाइना, व्हाट आर द एडवांटेजेस टू पाकिस्तान, व्हाट आर द चैलेंजेस टू पाकिस्तान, व्हाट आर द चैलेंजेस टू चाइना एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट फ्रॉम चाइनीज पर्सपेक्टिव क्या हो सकते हैं इसके और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में. डिफाइन नहीं है सो फॉर अ सेफर साइड क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, दोनों के हवाले से हमें पोटेंशियल एडवांटेजेस, पोटेंशियल का मतलब है जो अभी शायद नज़र ना आ रहे हों बट दे आर पॉसिबिलिटी जो आ सकते हैं. चैलेंजेस भी क्या हैं उसके जा से हो सकते हैं. CPEC से चैलेंजेस नहीं, CPEC को चैलेंजेस क्या हैं उसकी बात कर सकते हैं. अगेन वो चैलेंजेस जब डिस्कस करेंगे तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों की बात कर सकते हैं. जैसे पाकिस्तान में मैं मिसाल दूं तो इंटरनल चैलेंजेस में हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है. और अगर एक्सटर्नल की बात करूं तो कहीं ना कहीं पे रोल ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट स्टेट्स, स्पेशली जो तालिबान की गवर्नमेंट आई उसके बाद से जो सिक्योरिटी डायनेमिक्स चेंज हुई इस रीजन के अंदर, इंडिया की जो अपोजिशन है, अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट है, तो इस तरह से आपने डिफरेंट तरह से. फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से मतलब ये होगा कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट दिस चैलेंजेस कैन बी ओवरकम एंड द पोटेंशियल एडवांटेजेस कुड बी मटेरियलाइज्ड. उसके प्रॉस्पेक्ट्स की डिबेट जो है वो यहाँ पे बनती है. तो ये 2 पार्ट में.
देन क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है बिकॉज काफ़ी टाइम के बाद एक काइंड ऑफ सोशल इशू पे सवाल आया करंट अफेयर्स में. यूजुअली करंट अफेयर्स के पेपर डोमिनेट करते रहे इकोनॉमिक के ऊपर, स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ के ऊपर, पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर. सोशल एस्पेक्ट पे क्वेश्चन का आना कुछ अरसे के बाद, दिस इज़ वेरी गुड आइडिया एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल. पॉपुलेशन पे सवाल पूछा गया कि चूँकि अर्थ पॉपुलेशन जो है इट रीच टू 8 बिलियन नंबर उसमें जाके नवंबर 2022 में जाके. तो हमने डिस्कस ये करना था कि 21st सेंचुरी में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन एक्सपेंशन है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, हाउ इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द, यानी एडवर्सली हमने देखना है पॉपुलेशन ग्रोथ को, बिकॉज इसकी दोनों डिबेट्स हो सकती हैं. पॉपुलेशन कुड बी एन अपॉर्चुनिटी, कुछ स्कॉलर्स के नज़दीक, कुछ राइटर्स के नज़दीक, कुछ लोगों के नज़दीक, बट यहाँ पे क्वेश्चन की डायरेक्शन जो है वो वन साइडेड है, हाउ इट नेगेटिवली इफेक्ट्स दी वर्ल्ड. और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे? ऑब्वियसली बात है, इट विल नॉट जस्ट हैविंग अ सोशल इम्पैक्ट. सोशल हैं, इकोनॉमिक हैं, पॉलिटिकल हैं, सिक्योरिटी हैं, कल्चरल हैं, वट एवर आर द डिफरेंट इम्पैक्ट्स, उसको कैटेगराइज करके आप ब्रॉडली फॉर्म में लिखेंगे. और याद रखें यहाँ पे क्वेश्चन किसी मुल्क के सेंस में नहीं है, और ये हमें ग्लोबलाइज में देखना पड़ेगा. सिर्फ पाकिस्तान की एग्जाम्पल्स काफ़ी नहीं होंगी. वी हैव टू टेक इन टू अकाउंट वट विल बी हैपनिंग टू इंडिया, what will be happening to the African states, जो ग्लोबल साउथ में डेवलप में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है, तो उस हवाले से क्या इम्पैक्ट्स आएंगे, ये डिबेट होगी. एक्सप्लेन द सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ विच विल अफेक्ट एवरी कंट्री ऑन अर्थ. ऑब्वियसली बात है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ विल अफेक्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड. दैट डज नॉट मीन दैट रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस इन ऑल स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड. बेशक कुछ स्टेट्स में रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही हो, साउथ एशिया में हो रही है, अफ्रीका में हो रही है, सब सारन अफ्रीका में हो रही है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हो रही है, और कहीं ना कहीं भी लैटिन अमेरिका में आपको थोड़ा बहुत ग्रोथ नजर आएगी. तो वो कुछ मुल्कों में रही है, बट ऑब्वियसली बात है इसके इम्पैक्ट जो है वो सब पे ऊपर होंगे जाके. तो वो सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं सिर्फ जाके, अब वो बात करने. अच्छा, अब अगेन अगर आप देखें पहले उसमें और दूसरे पार्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है. पहले पार्ट में कहा क्रिटिकली डिस्कस दैट 21st सेंचुरी इज अ सेंचुरी ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ व्हिच हैज़ अ डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट. यानी पहले में आपने डिस्कशन करनी है कि इट्स 21st सेंचुरी में रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, थोड़ा उसके डेमोग्राफिक डिबेट. सेकंड पार्ट में जो है वो ज़्यादा डिस्कशन करनी है नेगेटिव इम्पैक्ट्स के ऊपर जाके. तो ये एक जो सेकंड 2 पार्ट्स क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन. अगले क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे. 7 क्वेश्चन जो है critically discuss the conceptualized energy's influence on the world geopolitics and its distinctiveness of global energy governance. Again 2 पार्ट का क्वेश्चन है. Conceptualized energy influence on the world geopolitics. आसान लफ्ज़ों में he was referring to the emerging global energy order. क्या ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डिबेट है ग्लोबल एनर्जी की? एंड ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन इज क्लियरली linked with and inspired by the developments on global energy front, primarily caused by the 2 factors. One was the pandemic and the second was the post-pandemic and the pandemic, and second was the Russia-Ukraine war. तो जो global energy के हवाले से चूँकि the global economy is said to be heading towards a global recession, and the primary factor is the energy factor. It's not the only factor, but it's the primary factor. तो कहीं ना कहीं पे उसका वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट है, एनर्जी जो डिबेट हो रही है, एनर्जी डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन. मैं अगर इसको थोड़ा सा रिलेट करूँ पिछले 2 साल के पेपर्स में, पिछले 2 सालों में क्वेश्चंस वर्ल्ड ऑर्डर पे किसी डिफरेंट तरीके से आए थे. 2021 में उसने कहा था पेंडेमिक का इम्पैक्ट वर्ल्ड ऑर्डर, टर्म यूज़ की गई वर्ल्ड ऑर्डर की. फिर 2022 में अगर आप देखें तो उसको रशिया, चाइना और यूएस को वर्ल्ड ऑर्डर से लिंक किया गया जाके, और इस दफ़ा उसने एनर्जी को लिंक किया विद द वर्ल्ड ऑर्डर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग. एंड आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, बट इट्स अ हाफ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकंड पार्ट इज डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ ग्लोबल एनर्जी गवर्नेंस. ग्लोबल एनर्जी गवर्नेंस ये बहुत कम स्टडीज़ होती हैं. हम फाइनेंशियल गवर्नेंस तो पढ़ते हैं, पॉलिटिकल गवर्नेंस पढ़ते हैं, सिक्योरिटी गवर्नेंस पढ़ते हैं. एनर्जी गवर्नेंस की जो डिबेट है बड़ी इंपॉर्टेंट है. आसान लफ्ज़ में जो एनर्जी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन हैं डिफरेंटली इंटरनेशनल लेवल पे, स्पेशली आप इसी बात हम ओपेक की बात कर सकते हैं, ओपेक प्लस की बात कर सकते हैं, उन का जो रोल है, जो 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 एनर्जी इन्फ्लुएंस है उसका एनर्जी गवर्नेंस के ऊपर, वो डिबेट बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगी. तो उन इंस्टीट्यूशंस के हवाले से इस एनर्जी पॉलिटिक्स की जो डिबेट है उसको लिंक करना है. तो अगेन ये कहीं ना कहीं पे कंप्लीटली तो 2 पार्ट नहीं है, बट ब्रॉडली 2 पार्ट ही इसके बन जाते हैं. लास्ट क्वेश्चन, critically discuss that why Pakistan's economic growth continues to be balance of payment constraint, which is one of the core causes to keep the foreign exchange reserves under pressure. बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर बड़ा सवीर चल रहा है, और अगर हम बात करें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इट हैज़ नॉट एंडेड इन द लास्ट 4 to 5 years.
یہ پہلے بھی تھا، 4 سال پہلے بھی تھا، جب 2017 میں ہم الیکشن میں گئے اس وقت بھی ہم آئی ایم ایف کو بیل آؤٹ پہ جانا پڑا بیکاز آف دس بیلنس آف پیمنٹ کرائسس. اور یہ کرائسس اب جو ہے وہ شاید پاکستان کی ہسٹری کا ورسٹ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کہلایا جا سکتا ہے. سو دا کوشچن از آن دس ون کہ کس طریقے سے یہ بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس جو ہے وہ کنسرن ہے پاکستان کے لیے. Do you think that Pakistan's export performance remains the most relevant long-term challenge to alleviate the balance of payment crisis constraints for sustained economic growth and explain radical structural reforms to improve export performance? دو کوشچن ہیں، ایک کاز ہے ایک سجیشن ہے. بیلنس آف پیمنٹ کو لنک کیا گیا ہماری جو ایکسپورٹ اسٹیگننسی ہے، ایکسپورٹ پرفارمنس کا ورڈ ہے بٹ obviously اٹ مینس دا پور ایکسپورٹ جو پرفارمنس ہے پاکستان کی، یہ ایک لانگ ٹرم میں سب سے بڑا چیلنج ہوگا. اور دوسرے سینس میں ایکسپورٹ کو انہانس کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. آسان لفظوں میں بیلنس آف پیمنٹ کرائسس جو ایکسپورٹ کی وجہ سے پرائمرلی ٹریگر ہو رہا ہے اس کو ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں. ناظرین، چونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک شارٹ ٹرم سولوشن کا کانسیپٹ ہوتا ہے. ہم اگر بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں جائیں گے تو ہم آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں، فرینڈلی اسٹیٹس کے پاس چلے جاتے ہیں who can provide us a short term relief, but ultimately for a long term solution we have to take measures internally. وہ میجرز کیا لینے پڑیں گے؟ ان میں سے ایک میجر ہے ایکسپورٹ انہانسمنٹ. Balance of payment is obviously, we have to see that, net inflow of dollars and the fund currency and the outflow. ہمیں اس کا جو کرائسس ہے، ہمارے انفلو آف ڈالرز کم ہے، آؤٹ فلو زیادہ ہیں، امپورٹ زیادہ ہیں، ایکسپورٹس کم ہیں. ایک شارٹ کٹ طریقہ تو یہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایک پین کلر لگا دیتے ہیں، امپورٹس پہ کب لگانا شروع کر دیتے ہیں، وچ از اے شارٹ ٹرم سولوشن بٹ اٹ الٹیمیٹلی اٹ کریشز یور اکنامک گروتھ. تو الٹیمیٹ اور اس کے اور بھی جو کنسیکوینسز آ جاتے ہیں. بٹ جو سسٹینیبل وے ہے بیلنس آف پیمنٹ کا، دیٹ از ناٹ ریڈیوسنگ امپورٹس، rather that is expanding your exports. بٹ ایکسپورٹس اگر آپ نے بڑھانی ہے تو وہ کیسے بڑھانی ہے؟ اس کوشچن میں پہلے تو اس کو لنک کیا گیا تھا کہ ایکسپورٹ کی پرفارمنس کی وجہ سے یہ کاز ہوا. اس کو اپنے چونکہ ایئر کا ذکر ہے نہیں اور پاکستان اس میں، اس لیے آپ بات کریں گے تو اس کو تھوڑا سا آپ بیک گراؤنڈ سے لے کے جا سکتے ہیں. اور دوسرا پارٹ آپ نے ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ کوشچن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی طرح کا سوال پاکستان افیئر میں بھی آتا ہے انڈسٹریلائزیشن. تو ون آف دا ویز ٹو اسٹرینتھن ایکسپورٹس از انڈسٹریلائزیشن. اور انڈسٹریلائزیشن میں بھی اگر آپ ناظرین دیکھیں تو آلموسٹ 60% ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ بیس کرتی ہیں. ڈائیورسیفیکیشن آف جو انڈسٹریلائزیشن ہے یا ڈائیورسیفیکیشن آف ایکسپورٹس براڈلی میں اگر کہوں تو وہ پاکستان میں مسنگ ہے. ٹریڈیشنل ایریاز ہیں جن میں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ایون ٹریڈیشنل ڈیسٹینیشنز ہیں جہاں میں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں پہ ہمیں ڈائیورسیفیکیشن کی ضرورت ہے براڈلی اکانومی کے اندر جنرلی اور پرٹیکولرلی ایکسپورٹس کے اندر بھی جا کے. یہ ڈسکشن جو ہے وہ یہاں پہ اس سیکشن میں ہونی ہے. اب ناظرین لاسٹ 2-3 منٹ میں اسپینڈ کروں گا ایک اوور آل اسیسمنٹ کرنے کی. اگر آپ غور کریں کوشچن نمبر 2 سے لے کر کوشچن نمبر 8 تک، آلموسٹ ایوری کوشچن از ناٹ اے سنگل کلاس کوشچن. آلموسٹ آل دا کوشچنز اگر آپ دیکھیں دے آر ایٹ لیسٹ 2 clauses of this question and in fact in some cases there are many multiple. اس کا مطلب یہ ہوا کہ this question cannot be called a simple question paper. Yes, it can be called to some extent a generic one because sometimes ایک particular event کا ذکر شاید نہیں ہوگا. جیسے بیلنس آف پیمنٹ ہے، ایک بیلنس آف پیمنٹ کا کسی particular event کے ساتھ لنک نہیں کیا گیا، particular date کے ساتھ لنک نہیں کیا گیا. So you can go back to history. لیکن جب ہم چونکہ پیپر لکھتے ہیں، آنسر لکھتے ہیں تو ہمیں صرف کوشچن نہیں پڑھنے ہوتے، ہمیں پیپر کا ٹائٹل بھی پڑھنا ہوتا ہے. پیپر کا ٹائٹل ہے کرنٹ افیئرس. So predominant discussion has to be current in our answers. The problems that are highlighted have to be seen in the current context and not just the historical context. Historical context would be used to supplement your argument at present times. But چونکہ questions اور ان کا link with the question paper title یہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی پیپر کو attempt کرنے کے لیے جا کر. تو یہ important ہے کہ questions آسان نہیں ہیں. کوشچنس آسان سے مطلب آسان تو ایک بڑے ریلیٹیو ٹرم ہو جائے گی. دے آر ناٹ سمپلر ونس، دیر آر کلاس بیسڈ کوشچنز. اور کلاس بیسڈ کوشچنز میں ایک جو پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 2 پرابلم ہوتے ہیں براڈلی. ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بچے سم ٹائم پک ون کلاس اینڈ اگنور دا ادر پارٹ. یو ہیو ٹو رائٹ اباؤٹ آل دا پارٹس دیٹ ہیو بین آسکڈ اینڈ دیر از ناٹ اے سنگل پارٹ ان اینی آف دا کوشچن ہیئر. دوسرا پرابلم یہ آتا ہے بچوں کو جا کے کہ وہ امبیلنس کریٹ کر دیتے ہیں. ایک پارٹ کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، دوسرے کو کم کرتے ہیں. یو ہیو ٹو ہیو اے بیلنسڈ اپروچ ان دیٹ وے ایز ویل. تو یہ جو کلاس بیسڈ کوشچنز ہیں ان کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹس تھے. اگر میں دوسرے سینس میں بات کروں، دس کوشچن از ڈفرینٹ فرام دا پاسٹ پریویس کوشچنز. اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے 2 سال کے جو پیپر ہیں 2020 اور 21 کے 21 اور 22 کے پیپرز ہیں، ان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو میجر فوکس جو رہا وہ 2 فوکس پہ رہے ایشو پہ. ایک ایگزامنر کا میجر فوکس تھا گلوبل ایشوز کے اوپر جا کے 5-6 سوال اس پہ آتے رہے. اور
पिछले 2 सालों में जो मेजर फोकस था दैट वाज ऑन मोर काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक इश्यूज. This time, questions were on energy, questions were on climate, the question was on अगर आप देखें तो ब्रॉडली सेंस में इसके ऊपर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इकोनॉमिक क्राइसिस है उस पर सवाल पूछा गया. इसी तरीके से आपके पास टर्की के साथ रिलेशन पूछे गए. तो एक तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको नजर आएगा कोई ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक इश्यूज नहीं है, इसमें सोशो इकोनॉमिक भी इश्यूज आपको नजर आएंगे, पॉपुलेशन भी नजर आएगी, एनर्जी भी नजर आएगा, इकोनॉमिक्स भी नजर आएगी, डिफरेंट इश्यूज नजर आएंगे. दूसरा जो चेंज है नाज़रीन वो ये है कि पहले क्वेश्चंस का फोकस होता है ग्लोबल इश्यूज पे, इस दफ़ा उसने क्वेश्चंस पाकिस्तान से रिलेटेड भी पूछे गए. जैसे आप देखें पहला क्वेश्चन भी पाकिस्तान टर्की रिलेशनशिप पे है, फिर आपका COP27 को लिंक किया गया पाकिस्तान के साथ, फिर CPEC को पाकिस्तान से लिंक किया गया, और क्वेश्चन नंबर 8 में को भी पाकिस्तान से लिंक किया गया. तकरीबन 4 सवाल ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान से लिंक किया गया, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फॉरेन पॉलिसी के सेंस में हो. ऑल्दो इकोनॉमिक जो लास्ट क्वेश्चन है ये प्योरली डोमेस्टिक सेंस में बन जाएगा, लेकिन ब्रॉडली तो कहीं ना कहीं पे आई थिंक नाज़रीन ये जो क्वेश्चन पेपर है ये थोड़ा सा 2022 और 21 के पेपर से थोड़ा डिफरेंट है. जो ट्रेडिशनल करंट अफेयर्स का पेपर आता था पहले, ये उससे थोड़ा सा मैच कर रहा होता है. लास्ट चीज़ नाज़रीन, क्योंकि करंट अफेयर्स के पेपर जो हैं वो हिस्टोरिकली 2 तरह के इश्यूज पे आते हैं, इवेंट्स पे और डिबेट्स पे, और हमें वही रिफ्लेक्शन यहाँ भी नजर आती है. कहीं पे ब्रॉड डिबेट्स है पाकिस्तान टर्की रिलेशनशिप की, लेकिन कहीं पे इवेंट्स हैं, जैसे COP27 का इवेंट है, जैसे रशिया की इन्वेजन ऑफ यूक्रेन है, जैसे पॉपुलेशन का नंबर आना है 8 बिलियन का. तो कहीं ना कहीं पे हमें कुछ एनर्जी की डिबेट आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं पे हमें क्वेश्चन जो है वो डिबेट्स और इवेंट्स पे नज़र आते हैं. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज स्टूडेंट जब आंसर कर रहे हो तो दे शुड अंडरस्टैंड इवेंट की एक्सप्लेनेशन थोड़ी डिफरेंट होती है, डिबेट्स के अंदर जो है वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का होना बहुत ज़रूरी होता है. सो यू नीड टू हैव अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स दैट. तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही. आई होप देयर विल बी मेनी टेक अवेज फॉर यू गाइस इन दिस क्वेश्चन पेपर एंड इन दिस डिस्कशन. और इट डज नॉट मीन कि अगला पेपर ऐसा ही होगा 2024 में जाके, या जो स्पेशल एग्जाम होगा द पेपर विल बी डिफरेंट, बट ब्रॉड डिस्कशन जिसकी हमने यहाँ पे जिक्र किया, कुछ पॉइंट्स बताए आपको जो पेपर में देखना कैसे होता है, की टर्म्स हमने हाईलाइट की, क्वेश्चन पेपर से लिंक किया, उनको कैटेगराइज किया, क्वेश्चन को भी और ब्रॉड पेपर को भी. ये जानना बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स के लिए. Thank you so much for watching this program. Allah Hafiz.